So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics and business studies with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए एंड वी आर एबल टू अचीव आवर अल्टीमेट टारगेट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बिजनेस स्टडीज़ वेरी इजीली. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, हमारा सबसे हॉट टॉपिक, सबसे ज़्यादा मांगा गया चैप्टर कि सर चैप्टर 2 कब अपलोड कर रहे हो. सर आपकी प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 तो है ही नहीं, फर्स्ट के बाद में सीधा 3 आ गया, सबसे ज़्यादा मांगा गया चैप्टर. तो आज आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि चैप्टर नंबर 2 को मैं क्यों अपने कोर्स के लास्ट में करा रहा हूँ. जिस चैप्टर को स्टूडेंट्स बहुत ही हार्ड, बहुत ही टिपिकल समझते थे कि सर ये चैप्टर बड़ा हार्ड लगता है, आज आप लोग देखने वाले हो कि सर इस चैप्टर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी हर चीज़ डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, स्केलर चेन क्या होती है. तो जो शब्द आपको बड़े मुश्किल लगते थे सुनने में कि यार ये स्केलर चेन क्या आ गया, ये सेंट्रलाइजेशन क्या आ गया, वो सब चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हो. तो आपको लगेगा कि यार ये तो मक्खन था, इस चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं. सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स, उनकी इंपॉर्टेंस, और उसके बाद में हम देखेंगे हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बेटा हेनरी फ्योल के बारे में बता दूं तो हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. जैसे आप अपने साइंस के दोस्तों से सुना होगा कि फादर ऑफ साइंस के बारे में हम पढ़ते हैं. फादर ऑफ साइंस था कोई गैलीलियो करके ऐसे कुछ नाम था उसका, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, गैलीलियो करके था. आइंस्टाइन आपने सुना होगा, न्यूटन आपने सुना होगा. हाँ सर हम 10th में पढ़ के भी आए हैं न्यूटन के लॉ वगैरह. तो वैसे ही आप लोग सोचते होंगे कि सर हमारे सब्जेक्ट्स वगैरह के कोई फादर क्यों नहीं है. तो आज मैं आपको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हेनरी फ्योल के बारे में बताने वाला हूं, जिसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए. और ये जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह, ये सारे फंक्शंस उसी के द्वारा बनाए गए थे. उसी की वजह से आप ये चैप्टर्स इस डिटेल में, इस सीक्वेंस में पढ़ रहे हो. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर टुडेज चैप्टर. सर ये आप क्या कर रहे हो, ये आप क्या पढ़ रहे हो? बेटा मैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ. सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे लिखे हुए भी मिलते हैं क्या? हाँ बेटा, मेरी क्या नई जॉब लगी है, मैं एक मैनेजर बना हूँ एक कंपनी में. वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं, कुछ मेरे अंडर एम्प्लॉयज़ भी हैं. तो उन एम्प्लॉयज़ को मैं कैसे अच्छे से मैनेज पढ़ पाऊँ, उसके लिए मैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ. देखो इसमें एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क. ये कह रहा है कि जितना भी काम है ना उस सबको बराबर बराबर डिवाइड कर दो, किसी भी एक आदमी पे ज़्यादा लोड मत डालना. रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि सबको बराबर से रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, नहीं तो वो छोड़ के भाग जाएंगे कंपनी को. ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. अगर मैं ये सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ लूं और उसको अप्लाई करूं अपनी कंपनी में, तो मैं भी एक अच्छा मैनेजर बन सकता हूं. सो व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? दे आर जस्ट ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कुछ जनरल गाइडलाइंस है. अगर आप लोग भी मैनेजर बनते हो तो आप लोग भी उन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ सकते हो. कि आपको वो एग्जैक्ट लगाने हैं? नहीं, वो एक जनरल गाइडलाइंस है जिसको पढ़ के आप अपने डिसीजन मेकिंग में उसको काम में ले सकते हो. जब आपको डिसीजन लेना पड़े कि मेरे को मेरे वर्कर्स को कितनी सैलरी देनी है, तो आप उन जनरल गाइडलाइंस को याद कर सकते हो कि उस गाइडलाइन में ऐसा लिखा था. जरूरी नहीं आप उसको फॉलो करो, हो सकता है आपकी कंपनी में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि वर्कर को ज्यादा सैलरी देनी पड़े, बट आप इन जनरल गाइडलाइंस को रेफर कर सकते हो. सो दीज जनरल गाइडलाइंस हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. अब चलते हैं बेटा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पूरा चैप्टर ही सिंपल होने वाला है. मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहला दे आर जनरल गाइडलाइंस. ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये जनरल गाइडलाइंस है, ये स्टैटिक नहीं है, ये रिजिड नहीं है. जैसे कि हमारे जो साइंस के दोस्त हैं आप लोगों के, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो रिजिड है कि एप्पल अगर ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा. E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर. एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इनके प्रिंसिपल्स रिजिड है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता कि मैंने इतना धक्का लगाया तो उधर से इतना ही फोर्स आया. ये जो साइंटिफिक
प्रिंसिपल्स है वो हमेशा रिजिड होते हैं, लेकिन हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस है वो रिजिड नहीं है, आप इनमें चेंजेस ला सकते हो अपनी कंपनी के हिसाब से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, दे आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस। सेकंड, दे हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इट डजंट मैटर कि आप गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो या आप छोटी सी एक चाय की दुकान चला रहे हो, आपकी कंपनी चाहे बहुत बड़ी हो, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हो, आप किसी भी जगह पे हो, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। बड़ी से बड़ी कंपनी से लेकर छोटी से छोटी चाय की दुकान पे भी आप ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मींस दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, जैसे कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी है, चाय की जैसी छोटी दुकान। नेक्स्ट फीचर, दे आर फ्लेक्सिबल। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पहले ही बता दिया कि हमारे जो साइंस के दोस्त जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं वो तो रिजिड होते हैं, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, यही होने वाला है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये रिजिड है। लेकिन हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, हमारे टाइगर श्रॉफ की तरह हम उनको चेंज कर सकते हैं। हमारा डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है कि हर किसी आदमी को बराबर बराबर काम बांटो। अगर आपके 5 एम्प्लॉई है, 100% काम को 20% बांटो। लेकिन ये हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, आप इस डिवीजन ऑफ वर्क को भी चेंज कर सकते हो कि नहीं, मैं इस आदमी को तो 40% काम देने वाला हूं और इस आदमी को केवल 10% ही काम देने वाला हूं क्योंकि इस आदमी को काम ज्यादा आता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस, दे आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट्स जैसे कि हमारे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, बट कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर्स व्हाइल यूजिंग देम। फिफ्थ पॉइंट, हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं मेनली बिहेवियरल होते हैं। हमको इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लेके कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कहीं पे जाके लगाना नहीं है, ये मेनली बिहेवियरल होते हैं कि हमको इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ के हमारे जो ह्यूमंस के साथ में बिहेवियर है, हमारे ह्यूमंस के साथ में इंटरेक्शन है, उन्हीं पे इन चीज को अप्लाई करना है। दे आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, दे इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग रिलेशन बिटवीन सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी सारे ह्यूमंस है, ये केवल उन्हीं के बिहेवियर को अच्छा करने के लिए मेनली बिहेवियरल है कि कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए और कैसे हम उनका बिहेवियर हमारे साथ में रखें। हमको कोई भी साइंस के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं करने। फिफ्थ पॉइंट, दे आर कंटिंजेंट। बेटा हम हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में पढ़ के आए थे कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की हमने फीचर देखा था कि वो डायनेमिक होता है, वो अनसर्टेन होता है। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कंटिंजेंट होते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, कि जितना भी काम है उसको बराबर बराबर एम्प्लॉय में बांटो, लेकिन दे डिपेंड ऑन सिचुएशन। मान लो सिचुएशन ऐसी है कि एक एम्प्लॉय तो 5 साल से काम कर रहा है, उसको ज्यादा काम आता है, एक एम्प्लॉय बेचारा नया नया आया है, तो आप ये सिचुएशन कंटिंजेंट है, आपको अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ेगा कि मैं इस एम्प्लॉय को ज्यादा काम दूंगा और इस एम्प्लॉय को मैं कम काम दूंगा। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन कहता है कि हर किसी को सैलरी आपको ढंग से देनी है, लेकिन यहां पे क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कंटिंजेंट है तो आप इसमें चेंज लेके आओगे कि मैं ये जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है इसको ज्यादा रेम्यूनरेशन दूंगा और जो नया बंदा है उसको मैं कम रेम्यूनरेशन दूंगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट दोनों ये पॉइंट क्या कहते हैं, पहला तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दूसरा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आप लोग कहते हो कि सर वो जो साइंस के प्रिंसिपल है ना, वो तो सर कई सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, न्यूटन गया था, उसने पता नहीं क्या क्या देखा था, उसने ग्रेविटी का जिसने भी करा उसने देखा था एप्पल को गिरते हुए, फिर उसने वापस से एप्पल को गिराया था और चीज़ों को गिराया था। और जो हमारे आइंस्टाइन वगैरह है या कोई भी आपके केमिस्ट्री के जो भी है, मेरे को नाम नहीं पता, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे तब जाके उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए हैं। सर ये तो हमारे हेनरी फेयोल ने ऐसे ही जाके लिख दिए, तो बेटा हमारी हेनरी फेयोल ने भी ऐसे ही लिख नहीं दिए कि जो उसके मन में आया और वो लिखता चला गया। वो गया था, वो एक फैक्ट्री में जाके लोगों को देखा था, उसने खुद ने काम करा था, उसने ऑब्जर्व करा था लोगों को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे हमको डील करना चाहिए उस सिचुएशन से। तो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह
प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। उसने लोगों को ऑब्जर्व करा, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे कि अगर मैं इनको इतनी सैलरी दूं, अगर मैं काम को इस हिसाब से बैठूं, तब जाके उसने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। So your management principles are developed only after deep and thorough research work. They are not developed overnight. ऐसे नहीं कि हेनरी फेयोल को सपना आया और उसने सारे प्रिंसिपल्स को लिख दिए, उसने भी सारे एक्सपेरिमेंट, सारे ऑब्जर्वेशन करके ही इन प्रिंसिपल्स को बताया। तीसरी चीज, दे आर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो भी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो कॉज और इफेक्ट बताते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपनी क्रश को जाके प्रपोज करोगे तो हो सकता है वो आपको हाँ बोल दे, हो सकता है आपको ना बोल दे। अगर आप अपनी क्रश को प्रपोज ही नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। सो दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि अगर हमने ऐसा करा तो हमारे साथ में ऐसा होने वाला है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मींस दीज प्रिंसिपल्स टेल अस इफ ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन ए सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। अगर हमने ये कॉज करा, अगर हमने ये करा तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। चलते हैं बेटा हमारी इंपॉर्टेंस के ऊपर कि जो भी हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अभी देखे, अभी हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखे नहीं है, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया है। सर दे आर जस्ट ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस जिसको पढ़ के हम एक अच्छा मैनेजर बन सकते हैं। आपने हमको ये भी बता दिया कि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। हम उनको पढ़ तो लेंगे लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसी रिक्वायरमेंट है हमको उसके हिसाब से इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लगाना है। दे आर नॉट रिजिड स्टेटमेंट। तो अब इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ने का सर क्या सच में कोई फायदा है, तो हम उसके फायदे देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये कुछ उसकी इंपॉर्टेंस है बेटा। हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो कि हमको हेनरी फेयोल ने दिए उससे हमारे क्या क्या फायदे हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट टू रियलिटी। मैं मैनेजर बना था, अभी नया नया सीए बनाऊं, मेरे को मैनेजर बना दिया कंपनी में, मेरे को कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। अब मेरे को डर लग रहा कि यार वहाँ पे वर्कर्स को भी मैनेज करना है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करना है। मैंने मेरे दोस्त को नहीं, मैंने आप लोगों को फ़ोन लगाया कि यार ऐसे ऐसे मैं मैनेजर बन गया, बट है ना डर लग रहा है यार कैसे क्या काम करो। आप बोलो सर चिल, सर हम लोग बीएसटी पढ़े हुए हैं और हम बताएंगे सर आपको, जो आप क्या समझाओगे हम बताते हैं। सर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की एक बुक है, हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, आप उनको पढ़ो। आपको एक और बात बता दूं, दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड स्टेटमेंट्स लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। आप उनको पढ़ो और उनको पढ़ के आपको थोड़ी नॉलेज मिलेगी। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज दैट management principles act as guidelines for the managers. They improve knowledge, ability and understanding of managers under various managerial situations. हमारे managers की knowledge, ability और understanding बढ़ती है इन guidelines को पढ़ के। So ये point तो बहुत ही easy था। Next, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मदद करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूज कर सके। अगर उसके पास में 5 एम्प्लॉई है, वो 5 एम्प्लॉई को सैलरी दे रहा है, फिर भी हो सकता है बेटा उसका काम ही ढंग से नहीं हो पा रहा, उसके पास में कोई काम आता है और वो बोल देता है इस काम को करना है। एक बेचारा तो बहुत काम करता रहता है और एक बेचारा कोई काम ही नहीं करता है। एक तो घूमने चले गए अपनी बीवी के साथ, कभी मालदीव्स कभी कहां पे, तो उसका काम ढंग से नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर वो इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ेगा तो वो देखेगा डिवीजन ऑफ वर्क। मेरे को जो भी काम आए उसको डिवाइड करना है लोगों में, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, और बराबर बराबर उनमें डिवाइड करना है। वो इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो वो बराबर बराबर उनको डिवाइड करेगा और उसका काम अच्छे से हो पाएगा, एफिशिएंटली हो पाएगा। इट विल लीड टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रिंसिपल्स आर डिजाइन्ड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजंस। बेटा हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये हम ऑलरेडी फीचर में देख के आ चुके हैं। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। हेनरी फेयोल को कोई सपना नहीं आया था और उसने सारे के सारे प्रिंसिपल्स आंख बंद करके लिख दिए। उसने ऑब्जर्व करा था, वो एक फैक्ट्री में गया था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे कि अगर मैं इनको ये लाभ दूं, अगर मैं काम को इस हिसाब से बांटूं। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत सारी रिसर्च करी, उसके बाद में इनको बनाया था। तो अगर मैं इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ता हूं तो मैं
मैं भी किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली सॉल्व कर सकता हूं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। नेक्स्ट पॉइंट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। हम हमारे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ के आए थे, उसके फीचर्स वगैरह हमने देखा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। हमने एक एग्जांपल देखा था टॉफी का कि छोटा सा एक यूपीआई ट्रांजैक्शन आने की वजह से जो टॉफी की इंडस्ट्री थी उसको 500 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ छोटे से एक चीज की आने की वजह से। तो हमको ये तो पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट तो अनसर्टेन है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ओला इलेक्ट्रिक का टाइम आया, डीजल की कारें पिट गई, इलेक्ट्रिक कार्स का जैसी का टाइम आया, ओला इलेक्ट्रिक आपकी स्कूटी भी ओला आने लग गई। अब ओला में आग लग गई तो ओला की वापस से सेल गिर गई, फिर से पेट्रोल और उसकी एक्टिवा वगैरह का टाइम आ गया। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट तो अनसर्टेन है और वो हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा अनसर्टेन है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी लाना पड़ेगा। ये चीज हमारे हाथ में है। अगर उन चेंजेस को हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेके आएंगे तो हमारा हाल क्या हो जाएगा, नोकिया कंपनी की जैसे, जो मोबाइल में इतनी बड़ी कंपनी थी लेकिन आज आपको उसका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। तो हमको जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाना पड़ेगा और उसको ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए हेल्प करते हैं हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। Every business has to make changes in the organization according to changes taking place in business environment. Management principles train the managers in implementing the changes in right direction and right level in the organization, कि उन changes को सही डायरेक्शन में और सही लेवल पे ही हम लेके आ पाए। ऐसे नहीं कि पूरे की पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ गए, जहां पे भी रिक्वायर्ड है एट द राइट डायरेक्शन एंड राइट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि कैसे एडमिनिस्टर करना है, क्या चीज़ एडमिनिस्टर करनी है कि हमारा ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए, हमारी फैक्ट्री यहाँ पे होनी चाहिए, हमारे ऑफिस के ये एक्सपेंसेस होने हैं, हमारे को ऑफिस में इस तरीके से काम चलना चाहिए। हमारा जो भी ऑफिस का आपका वर्क होता है ना कि ऐसे चाय आएगी, ऐसे हमारी स्टेशनरी आएगी, हमको ऐसे जाना होता है, हमको यहाँ पे चेक डिपॉजिट करने के लिए एक बंदा चाहिए, जो भी हमारा ऑफिस वर्क होता है ये सारी चीज़ों को डिसाइड करने का काम हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का है और हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये सारे काम करने में मदद करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Administration is the function of top level management. Management principles act as guidelines and base to form various administrative policies to have systematic working in organization. सारे बहुत ही easy से points थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेटा आप लोगों ने क्या खोली थी जब हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट करा था? सर हमने खोली थी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और हम सर अब तो थोड़ा टाइम हो गया, वापस आपको याद दिलाता हूँ, हमने एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली थी और हमारा टारगेट था 5000 कार्स को बनाने का। और क्या हमारा यही टारगेट था? नहीं सर, 5000 कार्स को बनाने का और हमेशा प्रोग्रेस करते रहने का, और सबसे मेन टारगेट था हमारा प्रॉफिट का। तो हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है प्रॉफिट का, लेकिन हमारी सरकार भी हमको कहती है और जनरली भी एक मॉरल वैल्यूज आपको कहती है कि आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है, वो अपने रिसोर्सेज उस सोसाइटी से ले रही है और अपने प्रोडक्ट्स को भी उस सोसाइटी में बेच रही है। तो आपकी ये मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस सोसाइटी को वापस से कुछ दो। तो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारी मॉरल, हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको भी पूरा करने में मदद करती है। बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। हम रिसोर्सेज भी सोसाइटी से लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स भी सोसाइटी को ही देते हैं। सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे किसी गरीब को अनाज देना, आपने देखा होगा कई लंगड़े जो कुछ बेचारे हैंडीकैप्ड वगैरह लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा ना उनको जो व्हील चेयर वगैरह होती है इलेक्ट्रिक चलने वाली, उसके पीछे गिवन बाय टाटा एंड कंपनी, गिवन बाय रिलायंस। तो ये कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। CSR आप आगे जाके जब CA करोगे तो आप पढ़ने वाले हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बना दिया है कि आपको अपने प्रॉफिट का इतना % तो
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पे खर्च करना ही करना होगा। ये तभी आप देखते हो कि रिलायंस कंपनी आप देखते हो ना कि हैंडीकैप्ड को वाह ये वो बांट रही है इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर वगैरह, बट इनको देना पड़ता है क्योंकि इनको अपने CSR गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना रखी है ये चीज़। तो ये जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं कि हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर पाएँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो क्या था 5000 कार्स का, बट ऑल्सो गाइड्स मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे किसी गरीब को अनाज देना और जो हैंडीकैप्ड वगैरह थे उनको व्हील चेयर वगैरह आप देखते होंगे ना कि रतन टाटा वगैरह से, ये सब चीज़ें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। ये भी बहुत ईजी पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आप लोग अभी भी ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 12th में भी। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे BCom करें, BBA करें, उसके बाद में MBA करने जाए, तो जब भी आप BBA MBA करने जाओगे तो आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो इन सब चीज़ों को। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एक बेस की तरह भी एक्ट करते हैं कि हमको आगे क्या पढ़ाई करनी है। हमारे पढ़ाई में MBA BBA इन कोर्सेज में भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज ए बेस एक्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर at the core of management theories. They act as base for management training and education. Professional courses such as BBA, MBA also teach these principles as part of their curriculum. जब आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे, IIM अहमदाबाद, IIM उदयपुर, IIM बेंगलोर, ऐसे कॉलेजेस में आप MBA पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाया जाएगा। शायद वहाँ पे जाके भी आपको अपने वैभव सर की याद आए कि यार वैभव सर ने भी उनको उस टाइम पे पढ़ाया था। आज यही हमारा बेस बन रहे हैं। जैसे कि आप अभी NCERT पढ़ रहे हो सकता है IAS करो तो वो बेस बनती है NCERT आपके IAS की आगे की पढ़ाई करने के लिए। आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे हो 11th 12th की, वो बेस बनती है आपकी CA की पढ़ाई करने के लिए। वैसे ही हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो ये एक बेस बनेगा आपका अपने BBA MBA इसकी पढ़ाई करने के लिए। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, और सबसे पहले हम देखेंगे कि इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को दिया किसने। तो मैंने आपको क्या बताया था, हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, हेनरी फेयोल। तो हमारे हेनरी फेयोल ने कुछ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, और वो क्या क्या है वो हम डिटेल में करने वाले हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं हमारे हेनरी फेयोल के बारे में। तो बेटा हमारे हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था 1841 में। अगर आपको ढंग से दिख रहा नहीं है तो आपके नोट्स में अच्छे से दिख जाएगा। 1841 में इनका जन्म हुआ था और 1925 तक ये जिए थे, लगभग आई गेस 84 ईयर्स, देख लेना अगर कुछ गलत हो तो लगभग 84 ईयर्स तक ये जिए थे। 1841 वाज द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न। सर बार बार इस पे फोकस क्यों कर रहे हो 1841 और इस पे? बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पे भी आपको पॉइंट में डाल सकते हैं। तो हमारा टारगेट तो है 100 में से 100 मार्क्स लेके आने का। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना दैट 1841 वाज द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न। और इनको किस नाम से बोला जाता है? ही बिकेम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, जैसे कि आपके साइंस के दोस्त बोलते रहते हैं ना कि हमारे फादर ऑफ साइंस है गैलीलियो गैलीली, वैसे आप भी बोलना कि हमारे मैनेजमेंट स्टडीज के फादर है हेनरी फेयोल। और इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा इसने 3 काम करे थे। पहला तो इसने टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में डिस्टिंक्शन लेके आया था। जो आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े, जिस सीक्वेंस में पढ़े उस सीक्वेंस को देने का काम, उन फंक्शंस को बनाने का काम हमारे हेनरी फेयोल ने ही करा था। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे अच्छा सर ये था क्या, इसकी वजह से पढ़ना पड़ रहा है कि ये BST का कोर्स। सो ही आइडेंटिफाइड मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इन्होंने इसके साथ साथ में कुछ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए, जिनको पढ़ के आप भी एक अच्छे मैनेजर्स बन सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे इनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ में। तो जो चैप्टर आपको हार्ड लगता था, आज अपन चलते हैं। अब आप खुद बताना मुझे चैप्टर के एंड में इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने के बाद में कि ये कहीं पे भी हार्ड थे कि नहीं थे। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको जो भी काम है
उसको अलग अलग लोगों में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा सारा का सारा काम कर रहा है और दूसरा बंदा आराम से जाके छुट्टियों पे चले गया, कहीं घूमने चले गया। आपको हर एम्प्लॉय में बराबर बराबर उनकी कैपेबिलिटीज, उनके स्किल्स के हिसाब से काम को बांटना है। जैसे कि मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर पढ़ाते टाइम भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था राम का, कि बेटा ये एक राम है, ये अकेला बेचारा इतना परेशान है। ये अकेला परेशान इसलिए है क्योंकि जितना सारा का सारा काम है, सारा का सारा इसके ऊपर आ चुका है। जो इसके दोस्त है, जो इसके एम्प्लॉइज है, वो कोई घूमने चले गया, कोई छुट्टी पे चले गया और सारा काम राम कर रहा है। इससे हुआ क्या था कि राम परेशान भी हो गया था कि अरे यार मेरे को सारा का सारा काम दे दिया था, प्लस आपका काम भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं हो पाया था। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि हमको हमारे काम को डिवाइड करना है उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी स्किल्स के हिसाब से, और फिर उस काम को असाइन करना है। ऐसा नहीं कि एक ही काम, कोई तो बेचारा सारा का सारा काम कर रहा है और कोई बेचारा आराम से कोई बेचारा नहीं, कोई छुट्टी पे चले गए घूमने। Whole work must be divided into small tasks or units, and instead of assigning the whole work to one person, one task or unit should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience of the person। हर काम को उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बांटना है और उसके हिसाब से ही असाइन करना है। ये सीए है तो हम इसको इसका फाइनेंस का काम दे देंगे, ये इंजीनियर है तो हम इसको इसके प्रोडक्शन वगैरह इसका काम दे देंगे। उसकी कैपेबिलिटीज और उसके हिसाब से काम को बांट के और उनको असाइन करना है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी तो होती है पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, हमको ये काम को करना है। इसको हमने चैप्टर नंबर 5 में जब मैंने आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया था, आप लोगों को कमेंट भी करके बताना है। आप लोगों का एक क्विक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी क्या होता है और वो क्या कहता है, ये आप लोगों का होमवर्क है। चैप्टर 5 में मैंने आपको समझाया था प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि आप लोगों के घर में फंक्शन था, आपके ताऊ जी ने बोला आपके पापा को, आपके पापा ने बोला आपको कि हमको सब लोगों को बैठा के जिमाना है, सब लोगों को खाना खिलाना है। आप लोगों ने अपने दोस्तों को कॉल कर लिया कि सब आ जाओ। वो देखे अरे वाह यार हमको खाना खाने के लिए बुला रहा है, और वो जैसे ही खाना खाने के लिए आप बोले रुको रुको खाना बाद में खाना, पहले एक तो लेके आ दाल, एक लेके आ कढ़ी, एक बाटी लेके आ, एक चूरमा लेके आ, एक तू रोटी लेके आ, तू पापड़ लेके आ। सबको आपने काम पे लगा दिया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके पास में अथॉरिटी थी, आपके पापा ने आपको पैसे दिए थे कि लिए ले 10,000 रुपए, तेरे को पत्तल खरीद के लानी है, तेरे को नींबू खरीद के लाने हैं, तेरे को सब्जी खरीद के लानी है, हलवाई जो मंगवा रहा है। आपने उसको असाइन कर दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी किसको, अपने दोस्त को। आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जा तेरे को सब्जी लेके आनी है, जा तेरे को पत्तल लेके आनी है, और आपने उसको अथॉरिटी दी नहीं। किस चीज की अथॉरिटी? पैसा खर्च करने की। तो अगर आप किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि तेरे को एक काम करना है, उसके साथ साथ में आपको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी पैसा खर्च करने की। आपने, और अगर आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जा तेरे को पत्तल खरीद के आनी है, पत्तल आती है 500 रुपए की, और आपने उसको जेब में से निकाल के दे दिए 5,000 रुपए, तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है, आपको अथॉरिटी भी उसके अकॉर्डिंग ही देनी है। पता चले 500 रुपए की पत्तल के साथ में वो पता नहीं और क्या क्या चीजें लेके आ गया। सो योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कोइंसाइड। एक मैनेजर अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो उसको अथॉरिटी भी देनी है, और उसको अथॉरिटी इतनी ही देनी है जितनी कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Excess of authority without matching responsibility may bring negative results। 500 रुपए की पत्तल लानी थी और अथॉरिटी दे दी 5,000 रुपए खर्च करने की। And excess of responsibility without matching authority will not allow the worker to complete his job on time। उसको पत्तल लेने के लिए तो बोल दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन उसको पैसा दिया ही नहीं, पैसा खर्च करने की अथॉरिटी दी ही नहीं, तो भी आपका काम कंप्लीट टाइम पे नहीं हो पाएगा। Excess of responsibility without matching authority will not allow the worker to complete his job on time। बहुत ही इजी सा प्रिंसिपल था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है डिसिप्लिन। फेयोल ने ये बोला कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और ये जो डिसिप्लिन है ये केवल वर्कर्स में नहीं, हर किसी में होना चाहिए। सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट हर किसी में डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो बेचारे वर्कर्स जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज है केवल वही डिसिप्लिन में काम करे, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो ऐसे यूं ऊपर टेबल के ऊपर पैर करके बैठा है, आराम से घूम रहा कर रहा है। डिसिप्लिन हमारे सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट तक हर किसी में होना चाहिए। फेयोल
all insist that discipline is required at superior as well as subordinate level. Disciplinary rules shall not be applicable only on subordinates, केवल subordinates पे नहीं, but discipline requires good superiors at every level, clear and fair agreement. ये भी बहुत इजी सा पॉइंट था सर, डिसिप्लिन होना चाहिए और केवल सबॉर्डिनेट्स ही नहीं, सुपीरियर से लेके सबॉर्डिनेट्स। बेटा मैं आपको ये एग्जांपल्स इस तरीके से देता हूं कि आपको पॉइंट के साथ साथ अंदर क्या लिखना है वो भी ध्यान रहे। अब आप लोगों को ये ध्यान रहा था, सर ने बोला था कि सबॉर्डिनेट्स में नहीं सुपीरियर में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल्स दे रहा हूं कि अंदर की चीजें भी आपको ध्यान रहे, तो ढंग से सुनते हुए चलना। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है बेटा कि अगर कोई एक एम्प्लॉई है तो उसको केवल एक ही तरफ से कमांड मिलनी चाहिए, एक ही उसका सुपीरियर होना चाहिए। अगर उसके दो सुपीरियर होंगे, जैसे कि आपका दोस्त था, उसको आप कमांड दे रहे थे कि जा जाके दाल लेके आ, तो दाल लेके आ रहा था और दाल परोस रहा था। फिर आप बोल रहे थे अब जाके चूरमा लेके आ, अब हुआ क्या, आप बोले जा जाके दाल लेके आ, वो दाल लेके आया। इतनी देर में आपके पापा बोले अरे दाल को क्यों लेके आ रहा है बार बार, चूरमा लेके आ भाई, चूरमा खत्म हो गया। वो चूरमा लेने गया। फिर आपके ताऊ जी आया, अरे चूरमा क्यों लेके आ रहा है, पापड़ लेके आ, उनका खत्म हो चुका है। तो आपको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एक वर्कर को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो केवल एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए। अगर उसको दो तरीके की कमांड आएगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और अपना काम सही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। उसको केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए और वो अकाउंटेबल भी केवल एक ही सुपीरियर के लिए होना चाहिए। कि जो आपका दोस्त पत्तल लेके आया था वो अकाउंटेबल भी केवल आपको ही होगा कि तूने मुझको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और साथ साथ में ये अथॉरिटी भी दी थी कि पैसे खर्च कर देना, तो ये ले मैं इसके लिए अकाउंटेबल हूं, ये तो ले पत्तल और ये बचे हुए पैसे। ऐसे जैसे आपका दोस्त अकाउंटेबल था आपको, वैसे एक वर्कर भी केवल एक ही बंदे को, एक ही सुपीरियर को अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं आपको भी अकाउंटेबल हो, फिर आपके पापा को बता रहा है, फिर आपके ताऊ जी को बता रहा है। एक वर्कर भी एक ही सुपीरियर से कमांड लेगा और एक ही सुपीरियर को अकाउंटेबल होगा। Should be accountable to one superior only because if he is receiving orders from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand that whose orders must be executed first. पहले मेरा दोस्त कह रहा है दाल लाऊं, उसके पापा कह रहे हैं कि चूरमा लेके आ और ताऊ जी कह रहे हैं कि पापड़ लेके आ, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि यार करें क्या। वैसे तो इस सिचुएशन में ताऊ जी की ज़रूर सुनना, हमेशा पापड़ ही लेके आना बेटा। पहले अपने दोस्त और अपने पापा को साइड में कर देना, पहले ताऊ जी की बात मानना फिर पापा की मानना। और आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि मैं क्या बताना चाह रहा था, कि उसको केवल एक सुपीरियर से ऑर्डर लेना है, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसको दो सुपीरियर से ऑर्डर आएंगे। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका सबका डायरेक्शन एक तरफ होना चाहिए, और वो डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऐसे नहीं प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है मैं तो इतनी कार्स का प्रोडक्शन करूंगा, परचेज मैनेजर बोल रहा है मैं तो केवल इतनी कार्स को ही बेचूंगा। हर किसी का, हर एम्प्लॉय का जो डायरेक्शन है वो एक तरफ होना चाहिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि हमको 5000 कार्स की सेल करनी है। अलग अलग रास्ते में लोग नहीं चल जाए, हर कोई एक तरफ ही जाना चाहिए टुवर्ड्स achievement of organizational goal. According to this principle, one unit means one plan, that is the efforts of all the members and employees must be directed towards one direction. And what is that direction? Achievement of common goal, achievement of organizational goal. 5000 कार्स का गोल बनाने का हर किसी का डायरेक्शन वही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमारी कंपनी का क्या टारगेट था सर, 5000 कार्स को बनाने का, लेकिन आपने जो एम्प्लॉयज हायर करे थे ना उनका कुछ अलग टारगेट था। उनका ये टारगेट था, एक का तो था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्स को बनाऊं जिससे कि मेरे को बोनस ज़्यादा मिल पाए, और एक का टारगेट था कि है ना मेरे को थोड़ी सी सैलरी चाहिए और मेरे को है ना अपना कोई दूसरा बिजनेस स्टैब्लिश करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे जॉब करने आया हूँ। तो अगर आपके एम्प्लॉयज़ का, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स ही है, तो बहुत अच्छी बात है।
अगर उनका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स नहीं है तो उनके इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना होगा और उनको बोलना पड़ेगा तेरे को जनरल इंटरेस्ट, तेरे को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा। जैसे कि एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरेस्ट था बोनस कमाने का, ये तो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या था, बोनस कमाने का, लेकिन उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट की तरफ ही था कि वो ज्यादा से ज्यादा कार्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। लेकिन एक का इंडिविजुअल, दूसरे एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरेस्ट था पैसे कमाने और उसको ढंग से काम नहीं करना था, उसको अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस दूसरे किसी काम के लिए पैसा चाहिए था, तो वो बस केवल सैलरी लेने आता था। तो हम उसको बोलेंगे तू अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रख, लेकिन अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से मैच नहीं खाएगा तो तेरे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करा जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉइज। If objectives of individuals are in same direction of organization, जैसे उस बंदे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट था बोनस कमाने का, वो सेम डायरेक्शन में था हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के 5000 कार्ड्स को बनाने के लिए, then there is no problem. But if objectives of both the groups are in different directions, then managers must try to reconcile individual interest with organizational goal, and if it is not possible, then individual goal must be sacrificed for achieving organizational goal. हमको बोलना पड़ेगा कि तेरे को तेरे इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, नहीं तो हम तेरे को निकाल के किसी दूसरे को लगा देंगे। ये प्रिंसिपल ये कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन ये कहता है कि आपको हर एम्प्लॉय को जो रेम्यूनरेशन है वो एटलीस्ट इतना तो देना चाहिए कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कवर कर पाए। जो आपके छोटे मोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब आपको पता है ये बेचारा गरीब है, ये इसकी मजबूरी है, इसके घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो ऐसे नहीं कि आप उसको बोलो ले 200 रुपये मैं दूंगा। जो भी आपको इतना तो उसको पैसा देना चाहिए जो एटलीस्ट उसका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो पूरा कर पाए, कि आपको 20,000 25,000 रुपये तो आप उसको दे ही रहे हो कि वो अपना रोटी कपड़ा मकान इतना तो वो अचीव कर ही पाए। ये हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन कहता है। दूसरी बात हमारा ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जो रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो इन तीन चीज से डिफाइंड होना चाहिए। पहला फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, एक तो कंपनी के पास में पैसा होना चाहिए। दूसरा वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर, हमारा कॉम्पिटिटर क्या पैसे दे रहा है कि यार हमारी कैपेसिटी तो है केवल 10,000 रुपए देने की, लेकिन हमारा कॉम्पिटिटर जो है, जो दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉइज को 20,000 रुपए दे रहा है, तो हमको उस चीज को भी माइंड में रखना पड़ेगा कि वो हमारा कॉम्पिटिटर 20,000 दे रहा है तो हमको भी 20,000 देनी चाहिए। तीसरा, बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लोगों के भले के लिए, लोगों के भले के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए क्या कर रखा है बेटा, कुछ मिनिमम वेज एक्ट बना रखा है। जब आप थोड़ा आगे पढ़ोगे तो आप पढ़ने वाले हो मिनिमम वेज एक्ट क्या होता है। हमारे इंडिया में तो फिर भी बहुत बुरी हालत है, हमारी जो बाहर की कंट्रीज़ वगैरह उधर बहुत अच्छा है ये मिनिमम वेज एक्ट, कि आप उनको गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इतना तो पैसा मिलना ही चाहिए, और अगर आप घंटों के हिसाब से काम कर रहे हो तो हर घंटे भी उनको इतना तो पैसा मिलना ही चाहिए, और आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो। तो एक वेज एक्ट होता है जो हर कंट्री की गवर्नमेंट बनाती है। हमारे इंडिया का इतना अच्छा नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे इंडिया ने भी बना रखा है कि अगर कोई भी मजदूर, कोई भी एम्प्लॉय आपके पास में काम करने आ रहा है तो आपको इतना पैसा तो उसको देना ही है, नहीं तो हमारे जो लोग हैं ना वो तो 2,000 रुपये में भी काम करवा ले कि ये ले 2,000 मैं तो बस इतना ही दूंगा। तो हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको इतना पैसा तो देना चाहिए एम्प्लॉइज को कि कम से कम वो अपना रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रोटी कपड़ा मकान को तो अचीव कर पाए। दूसरी चीज, आपका जो रेम्यूनरेशन है वो किन 3 चीजों से डिसाइड होगा। पहला तो फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, हमारे पास में हमारी कैपेसिटी कितनी है। दूसरी चीज वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर, कि हमारा कॉम्पिटिटर कितना पैसा दे रहा है। और तीसरी चीज, बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज बता रखा है कि अगर आपके कोई मजदूर, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आपको उतना पैसा तो ही देना ही पड़ेगा। अगर आप उससे कम पैसा दे देते हो तो गवर्नमेंट, वो बंदा आप पे केस कर सकता है और आपके कंपनी भी बंद हो सकती है। तो आपको इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर, कि हमारा कॉम्पिटिटर उन एम्प्लॉयज को क्या सैलरी दे रहा है।
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये चीज भी हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आ चुके हैं। हमने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन तो होता है जब जो भी डिसीजंस लेने की पावर केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के हो। सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कंपनी के सीईओ वगैरह है, अंबानी अडानी, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर डिसीजंस लेने की सारी पावर उन्हीं के पास में है तो वो तो होता है सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज को धीरे धीरे डेलीगेट कर दो। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है हमने वो भी पढ़ा था। तो डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि वो डेलीगेशन का एक आगे का प्रोसेस है जहां पे आप सिस्टमेटिकली डिवाइड कर देते हो कि ये अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की है, ये कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल की है और कुछ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट की है। तो हमारे फेयोल ने ऐसे कहा कि पूरा सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और पूरा डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि बड़े बड़े जो भी डिसीजंस है वो तो आप सेंट्रलाइजेशन से लो कि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले पाए, और छोटे मोटे डिसीजंस आप डिसेंट्रलाइज कर दो, हर कोई बंदा अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से वो डिसीजन ले पाए। अकॉर्डिंग टू फेयोल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, but there must be a combination of both depending upon the nature and size of organization। ऑर्गेनाइजेशन की नेचर और साइज के हिसाब से एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। केवल सेंट्रलाइजेशन भी नहीं और केवल डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं, इनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कंपनी के नेचर और साइज के हिसाब से। अब ये पॉइंट अगर मैं आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ाने से पहले समझाता तो मेरे को आपको सेंट्रलाइजेशन समझाना पड़ता डिटेल में एग्जांपल के साथ, डिसेंट्रलाइजेशन समझाना पड़ता, फिर मैं आपको ये बात बताता और तब भी आपको ढंग से समझ में नहीं आती। लेकिन क्योंकि हम हमारे चैप्टर्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं तो अब आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लग रही होगी कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। अब यही चीज़ आपको बहुत हार्ड लगती है, अभी आपको लग रहा होगा कि सर आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, हमको ऑलरेडी पता है सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब बेटा स्केलर चेन क्या होती है, अगर आप लोग पहली बार क्लास में आ रहे हो तो आपको लगेगा स्केलर चेन क्या होती है, लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि स्केलर चेन हमने देखा था कि सबसे पहले एक सुपीरियर होता है, फिर उसके दो सबऑर्डिनेट्स, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिर उनके नीचे उनके फैक्ट्री मैनेजर वगैरह, अलग अलग जो भी। तो जो स्केलर चेन होती है तो हमारे फेयोल ने भी यही बोला कि जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी बात है वो एक स्केलर चेन के हिसाब से गुजरनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अंबानी जी ने सीधा के सीधा रिलायंस कंपनी के जो जयपुर में रिलायंस फ्रेश का हेड है उसको फोन लगा दिया, वो एक स्केलर चेन को फॉलो करनी चाहिए कि अंबानी ने बोला प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला अपने नीचे वाले को, उसके नीचे वाले ने बोला उसके नीचे वाले को। सो योर कम्युनिकेशन शुड फॉलो अ स्केलर चेन। स्केलर चेन्स मीन्स अ लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। अंबानी जी प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिर ये उसका सबऑर्डिनेट, ये उसका सबऑर्डिनेट। फेयोल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। फेयोल ने बोला कि इस चेन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक सुपीरियर सबसे जाके नीचे वाले आदमी को बता दो, आपको ये चेन के हिसाब से ही चलना चाहिए, ऐसे हमारे हेनरी फेयोल ने बोला था। फेयोल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली एंड इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग। जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोई भी चेन को स्किप नहीं करनी चाहिए, वो हर चेन को हर बंदे के हिसाब से ही चलनी चाहिए, हमारी स्केलर चेन को फॉलो करते हुए हर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हमारे फेयोल ने बोला कि कंपनी में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए। सर ऑर्डर में कैसे, कि आप लोग जाते हो, आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, अब वहाँ पे एक टायर लगाने की जगह होगी, एक पाना वगैरह होगा जो टायर को कसते हैं, और कुछ गेट लगाने की चीज़ें होगी, कहीं पे कुछ चीज़ होगी। तो जो भी मटेरियल्स है वो उसकी एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मैं ये जो पाना है कार को करने का अभी मैं इधर रख दिया, कल मैं उसको उधर रख दिया, अब जो नेक्स्ट वर्कर आएगा वो उसको ढूंढता ही रहेगा, अरे वो कहाँ पे गया भाई। तो हर चीज़ की वो है ना, वो चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है।
जो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो पूछता है ना चाबी कहाँ है हमारे गैंग्स ऑफ वसैपुर में, वैसे ही हमारे हर चीज़ को रखने की, हर मटेरियल को रखने की एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारा ये पाना रहना चाहिए, यहाँ पे हमारी ये चीज़ रहनी चाहिए, जो आपको अननेसेसरी हैसल नहीं हो कि यार वो चीज़ कहाँ पे गई। वो बंदा वहाँ पे जाएगा, वहाँ से उस चीज़ को उठाएगा, अपना काम करेगा और वापस से उस चीज़ को वहाँ पे रख देगा। केवल मटीरियल्स को नहीं, लोगों का भी एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए कि अगर वैभव सर से बात करने जाना है तो वैभव सर का ये कैबिन है, अगर हमारे इन सर से बात करने जाना है हमारे मैनेजर साहब से तो उनका ये कैबिन है। हर मटेरियल का, हर पर्सन का एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। मटेरियल की तो जगह हो सकती है और पर्सन्स की जगह कैसे होगी, उनका कैबिन हो गया कि वैभव सर का ये कैबिन, वैभव सर के बॉस का ये कैबिन, उनके भी बॉस का ये कैबिन। Fayol insists that there must be a fixed place to keep every material and thing and fixed place or seat or cabin for every employee in the organization। बहुत ही इजी सा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बेटा आप लोग एक कंपनी में काम करने गए, वहां पे आपको एक कोवर्कर ने ऐसे बोल दिया, ओए काड़ू इधर आ। बोले से क्या बोला, बोले ओए काड़ू इधर आ। आप लोग ये बात सुन के गए अपने मैनेजर के पास में, सर वो जो है ना राम सर, वो मुझको है ना, वो साइंस सेक्शन का मेरा दोस्त या जो मेरे साथ में काम करने लग गया राम, सर वो मुझको कालू कालू बोल रहा है। तो आपका मैनेजर बोला क्या बोला उसने, बोले सर कालू। बोले इधर आ। उसने तेरे को काला इसलिए बोला क्योंकि तू काला है। तो आपके साथ में ऐसा ना हो तो हमारे फेयोल ने एक प्रिंसिपल बनाया, ही इंसिस्टेड दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रिवेल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। आप किसी की नेशनलिटी, किसी की कास्ट, किसी भी तरीके से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप किसी को बोलो ओए नेपाली, ओए असमी, ओए यूपी, ओ बिहारी, आप किसी भी तरीके से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। एम्प्लॉइज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। अगर आप हर किसी बंदे को काइंडनेस और जस्टिस, हर किसी को बराबर से मानोगे, तभी वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। हमारे हेनरी फेयोल ने बोला कि आप किसी वर्कर को लगाते हो और अगर उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना तो वो काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। वही अगर वो कंपनी उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे कि तू अगर अच्छा काम करता रहा तो हमको लंबे टाइम तक तेरे को रखेंगे, तेरे को जॉब सिक्योर कर देंगे, 60 साल तक तू यहीं पे जाएगा, उसके हमारे यहीं से रिटायर होके जाएगा, तो वो भी काम को अच्छे से करेगा। तो हमारे हेनरी फेयोल ने बोला कि अगर कोई भी बंदा आ रहा है तो उसको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और केवल जॉब सिक्योरिटी नहीं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं किसी कंपनी में लगा, अभी उन्होंने मेरे को लगाया जयपुर लोकेशन पे, मैंने थोड़ा सा काम सीखा, अब वो बोले चलो चलो अब तुमको ट्रांसफर कर रहे हैं, अब तुमको मुंबई जाना है, उस डिपार्टमेंट में काम करना है। फिर मैं मुंबई जाके काम सीखा, मैंने काम सीखा, फिर मुझको 6 महीने बाद में फिर ट्रांसफर कर दिया। तो अगर आप लोग उसको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते रहोगे तो उसकी जो वो थोड़ा सा काम सीखेगा और उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का। तो हेनरी फेयोल ने ये बोला पहले तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज के, प्लस फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और टर्मिनेशन भी नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज। Frequent turnover of employees is bad and such decision must be taken only when they are ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन अगर आप किसी को भी निकाल देते हो तो बहुत गलत बात है। ये डिसीजन तब ही लेने चाहिए जब वो अनअवॉइडेबल हो, वो बंदा आता है, सैलरी उठाता है और कुछ भी काम नहीं करता कि मैं तो नहीं कर रहा काम। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ही आपको ये डिसीजन को लेना है, इफ द सिचुएशन इज अनअवॉइडेबल, अदरवाइज आपको फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन का डिसीजन नहीं लेना है। नॉट ओनली फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स का भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। नॉट ओनली टर्नओवर but frequent transfers or rotation should also be avoided because it takes time for a person to learn and be settled on a job, and frequent transfers will be wastage of resources and employee will not be able to contribute his best for organization। मैं जयपुर में जाके थोड़ा सा काम करा, मुझको मुंबई भेज दिए, वहां पे थोड़ा सा काम सीखा, फिर मेरे को मध्य प्रदेश भेज दिए, मध्य प्रदेश में काम सीखा, फिर बरेली भेज दिए। तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करते हो तो एम्प्लॉय को भी थोड़ा टाइम लगता है उस चीज को सीखने में, सेटल होने में जॉब में, और अगर आप उसको बार बार ट्रांसफर करते रहोगे तो एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ही है और एम्प्लॉय भी आपका कभी भी सेटल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। हमारे हेनरी फेयोल ने बोला
कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएट करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मतलब उनको एक इनिशिएट लेने दो कि आप अपनी जो भी कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हो आप खुद बैठते हो और आप बना लेते हो। आपका एम्प्लॉय कुछ भी बोलता है कि सर मेरे हिसाब से, जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर था वो आपको कुछ राय देता है कि सर मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी नई तरीके की आई है, हमको इस तरीके से काम करना चाहिए। आप उसको बोलते हो चुप, तेरा जो काम है केवल वही करता रहे। बेटा हो सकता है वो कोई अच्छा डिसीजन ले रहा हो, कोई अच्छा इनपुट दे रहा हो। तो हमारे हेनरी फेयोल ने बोला कि आपको अपने एम्प्लॉयज से भी एक उनके जो उनकी ओपिनियन है उनको लेना चाहिए। और उनकी ओपिनियन कैसे आएगी? जब वो एक इनिशिएटिव लेंगे। तो मैनेजर्स को प्रमोट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, तो कि आप लोग इनिशिएटिव लो, अपनी राय बताओ कि हमको कैसे हमारी प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल को तय करना चाहिए। तो मैनेजर शुड प्रमोट अ फीलिंग अमंग द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव। और ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो इजी सा पॉइंट था कि मैनेजर्स को प्रमोट करना चाहिए कि एम्प्लॉयज इनिशिएटिव ले। इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडियंस। अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया, एम्प्लॉयज ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन हमने उनकी बात मानी नहीं, आपने उनकी बात सुनी लेकिन आपने अपने हिसाब से बनाया, किसी दूसरे एम्प्लॉयज के हिसाब से बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं वो एम्प्लॉय अब डिसओबीडियंट हो जाए कि तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हारी इस प्लानिंग को, तुम्हारे इस जो भी तुमने बनाया है ना, इसको मैं मानने नहीं वाला। सो इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडियंस। आपसे राय ली जाएगी। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो आप अपनी राय दो, इनिशिएटिव लो। अगर आपके इनिशिएटिव के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को नहीं बनाया गया, प्लानिंग नहीं करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसओबीडियंट हो जाओ। आपको उस बात को ही मानना पड़ेगा जो अल्टीमेटली आपके मैनेजर ने बनाई है। Initiative refers to taking the first step with self-motivation. Fayol suggested that employees in organization must be given an opportunity to take initiative in making and executing a plan. Employees को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपना एक इनिशिएटिव लें हमारे प्लान में मदद करने के लिए और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। Initiative does not mean disobedience. That is, every employee must follow decisions taken by management even if it is not according to his suggestions. हर एम्प्लॉय को जो भी मैनेजर ने डिसीजंस लिए उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो उसके सजेशन के हिसाब से हो, चाहे वो उसके सजेशन के हिसाब से ना हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हम 13 प्रिंसिपल कर चुके हैं। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल वाज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये कहता है कि हर मैनेजर को अपने टीम में, अपने सबऑर्डिनेट्स में एक टीम स्पिरिट को फैलाना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम एज अ टीम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई अच्छा काम हुआ तो आप बोल दो कि ये मैंने करा है, कि ये मैंने करा है। एक मैनेजर को टीम स्पिरिट के हिसाब से करना चाहिए कि सर ये हमारी टीम ने, हमने मिलके काम करा है। मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर शुड रिप्लेस I with we. I have done this work. He should replace this I with we, that we as a team have done this work. So thank you very much बेटा। ये थी हमारी क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। अभी हमारा एक चीज़ बची हुई है। अभी तक हम केवल हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं हमारा रिमेनिंग चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।